नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पर्वतों के बारे में सामान्य अध्ययन किया और कोबर का जो सिद्धांत था, पर्वत निर्माण सिद्धांत, भूसन्नति जो सिद्धांत था कोबर का, उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम जेफरीज का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह मुख्य रूप से ताप में जो कमी आती है उस पर आधारित यह सिद्धांत है, जिसके कारण संकुचन होता है और संकुचन से हमारे पृथ्वी के धरातल पर पर्वतों का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से जेफरीज संकुचन पर विश्वास करता था। जो संकुचनवादी जो विचार थे जेफरीज के थे, और इन्होंने माना कि पृथ्वी के ठंडे होने और पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसमें लगातार कमी आने पर पर्वतों की रचना हुई, पर्वतों का निर्माण हुआ। और अपने सिद्धांत में जेफरीज ने बताया कि पृथ्वी कई सकेंद्रीय परतों से बनी है, जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो जेफरीज ने पृथ्वी को कई सकेंद्रीय परतों से बनी माना और यह माना कि यहाँ पर जो पृथ्वी की ठंडे होने की दर है, शीतलन की जो क्रिया है, वो परत दर परत रूप में संपादित होती है। यानी एक परत ठंडी होगी, उसके बाद में दूसरी परत ठंडी होगी, उसके बाद में नीचे की परत ठंडी होगी। और जेफरीज महोदय ने यह भी बताया कि ठंडे होने की जो प्रक्रिया है, शीतलन की जो प्रक्रिया है, वो लगभग 700 किलोमीटर की जो गहराई होती है वहां तक ही संपादित होती है। लेकिन 700 के बाद में पृथ्वी का जो आंतरिक भाग और केंद्र का जो भाग होता है, इस परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो इस कारण से हम ये बताते हैं, या जेफरीज ये बताने का प्रयास करता है कि प्रत्येक ऊपरी परत निचली जो परत है उससे पहले ठंडी होगी। यानी सबसे पहले पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो ठंडी होगी और संकुचित होगी। तो इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसमें विकिरण ह्रास होता है, और विकिरण ह्रास के कारण ऊपरी परत शीतल होने लगती है, और ऊपरी परत की जो शीतलन की जो दर होती है उसकी एक सीमा होती है, और उसके बाद में वो शीतलन की जो प्रक्रिया है वो उसमें एक सीमा के बाद में नहीं होती है। अब ऊपरी परत के अधिकतम ठंडे होने के बाद, इसमें संकुचन होने के बाद निचली जो परत होती है उसमें शीतलन की क्रिया आरंभ होती है। यानी ये ऊपर की परत ठंडी होने के बाद में ये जो नीचे की परत है उसके बाद में यहां शीतलन की क्रिया आरंभ होगी। फलस्वरूप जो निचली परत होती है उसमें संकुचन होने लगता है। तो संकुचन होने लगता है तो जो ऊपरी परत होती है, यानी यहां शीतलन की क्रिया होगी, इसके बाद में यहां, तो ये जो परत होती है, जब ये दोनों परत ठंडी हो जाती है तो ये परत, ऊपरी परत, ये निचली परत से बड़ी रह जाती है। तो हमने पहले भी बताया कि 700 किलोमीटर की गहराई पर के बाद में ठंडे होने की क्रिया नहीं होती है, यानी शीतलन की क्रिया नहीं होती है, और न ही इसके आकार में परिवर्तन होता है। 700 किलोमीटर की जो गहराई होती है उसके बाद में ताप परिवर्तन नहीं होता है, शीतलन की क्रिया नहीं होती, जिसके कारण से उसका जो आकार होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फलस्वरूप पृथ्वी का जो केंद्र है, अपने ऊपर स्थित जो परत होती है, ये केंद्र, इसके ऊपर जो परत होती है उसके सिकुड़ने में, यानी सिकुड़ने में बाधक होता है, क्योंकि ये अप्रभावित क्षेत्र होता है और ये शीतलन
इन दोनों परतों में लगातार होता है, ठंडी ये परतें हो जाती हैं, फलस्वरूप दोनों में संकुचन होता है। तो ये जो परत होती है, जो निचली परत होती है, ये इतनी छोटी हो जाती है, यानी ऊपर की परत और नीचे स्थित जो परत होती है वो केंद्र से इतनी छोटी हो जाती है कि यहां इसमें फिट नहीं हो सकती। तो जेफरीज ये मानता है कि ऊपरी और निचली जो परतें होती है उनके मध्य एक ऐसा स्तर होता है जहां पर संकुचन इतना होता है कि मध्यवर्ती परत निचली परत में फिट हो जाए, यानी ये जो परत होती है इस परत में फिट हो जाए। तो यहां जेफरीज इस स्तर को तनावहीन स्तर का नाम देता है और कहता है कि इस तनावहीन तल के ऊपर स्थित परत इतनी बड़ी होती है कि निचली परत से जुड़े रहने के लिए उसको पुनः सिकुड़ना पड़ता है। यानी ये तो अप्रभावित होती है, लेकिन ये दोनों ठंडी हो जाती हैं, शीतल हो जाती हैं। तो इस प्रकार निचली परत पर फिट होने के लिए उसको वापस सिकुड़ना पड़ता है। तो यहां इस प्रकार जब ये सिकुड़ती हैं, पुनः सिकुड़ती हैं, तो यहां पर ऊपरी परत संकुचित होकर निचली परत पर फिट हो जाती है, यानी नीचे घस जाती है, और जिसके कारण से इसका जो अर्धव्यास होता है उस अर्धव्यास में कमी आ जाती है, और कमी के आ जाने के कारण यहाँ मोड़ पड़ जाते हैं, और मोड़ के फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। क्योंकि नीचे घसती है ये परतें, और नीचे घसने के कारण यहाँ मोड़ पड़ते हैं, क्योंकि नीचे घसती है और ये परतें, जैसे हम इसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जैसे ही ये परतें नीचे होंगी तो यहां ये घस जाती है और यहां पर्वतों का निर्माण होता है। तनावहीन परत के नीचे परत इतनी छोटी होती है कि निचली परत में सटे रहने के लिए उसको फैलना पड़ता है, क्योंकि ये जो भाग है जिसको हम केंद्र का नाम देते हैं, इसमें इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहां ये भाग ये फिट होने के लिए यहां इसको फैलना पड़ता है, इस परत को फैलना पड़ता है, ये जो मध्यवर्ती परत है इसको फैलना पड़ता है, जिसके कारण से इसमें लंबवत खिंचाव होता है। और जब लंबवत खिंचाव होता है तो इसमें तनाव की स्थिति, खिंचाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप यहां घर्षण और फटन की जो क्रिया होती है वो संपादित होती है। ये निचली परत और ये परत, तो यहां पर घर्षण और फटन की क्रिया होती है, जिसके कारण से चट्टानें टूट फूट जाती हैं और ऊपरी परत पुनः नीचे घसती है, यानी ये जो परत होती है ये वापस नीचे बैठती है, नीचे की ओर घसती है, और पूर्व में निर्मित जो मोड़ और वलन होते हैं उनमें वापस उत्थान होता है। यानी जो पूर्व में निर्मित जो वलन होते हैं उनमें वापस उत्थान होता है, वापस वो ऊपर उठते हैं, क्योंकि यहाँ पर भ्रंशन और फटन की जो क्रिया होती है जिसके कारण से ऊपरी परत वापस नीचे बैठती है। फलस्वरूप और उत्थान, ऊपरी भाग में जो वलन होते हैं पहले से ही वो और ऊपर उठते हैं। तो यह तनाव की स्थिति और खिंचाव की स्थिति उस समय तक सक्रिय रहती है जब तक कि तनाव की शक्ति स्थल की चट्टानों की जो परिदृढ़ता होती है उससे अधिक नहीं हो जाती है। यानी स्थल की जो परिदृढ़ता होती है, दृढ़ता होती है, उससे अधिक नहीं हो जाती, तब तक ये खिंचाव और तनाव की स्थिति बनी रहती है। जो ही खिंचाव और तनाव की जो स्थिति है या शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, तो क्यों ही पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और खिंचाव होने से पृथ्वी के ऊपर मोड़ पड़ जाते हैं। यहाँ इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि यहाँ दोनों ओर से
जब तनाव होता है या खिंचाव होता है तो यहां तनाव और खिंचाव के कारण वलन की क्रिया आरंभ होती है, जो ऊपर मोड़ बनने में सहायक होते हैं। और यह क्रिया जब खिंचाव की शक्ति क्रियाशील होती है तब तक यह क्रिया चालू रहती है, और निचली परत जब खिंचाव की जो शक्ति होती है जब क्षीण हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तो पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। इस रुकने के जो काल को हम शांति काल भी कह सकते हैं। इसमें जो जेफरीज महोदय ने इसको शांति काल का नाम दिया। शांति काल इसके बाद में आता है क्योंकि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। स्थलखंड का जो भाग होता है, चट्टानें जो होती हैं, इनकी जो परत होती है वो वापस इसमें शीतलन की क्रिया होती है, वापस ताप में ह्रास होता है, और जब वापस ताप में ह्रास होता है, ठंडे होने की क्रिया होती है, तो वापस सिकुड़ने से पूर्ण खिंचाव की जो शक्ति है वो उत्पन्न होती है, क्योंकि दोबारा यह प्रक्रिया यहां संपादित होती है, जिसके कारण से यहां पृथ्वी के ऊपर नवीन पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें आल्प्स है, रोकीज है, एंडीज है। इस प्रकार की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका निर्माण होता है। यहां पर अपने सिद्धांत में जेफरीज महोदय ने यह बताया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग है, तो जेफरीज ये बताने का प्रयास करता है कि महासागरीय जो तली होती है उसमें ठंडे होने की जो क्रिया होती है वो जल्दी होती है, ज्यादा संपन्न होती है अपेक्षा महाद्वीपों की। तो फलस्वरूप महासागरीय जो तली होती है वो अधिक ठंडी होती है, और यहां दबाव की जो क्रिया होती है वो महासागरों से महाद्वीप ये जो भाग होते हैं उनकी ओर ये दबाव की क्रिया संपादित होती है, जिसके कारण से समानांतर महाद्वीपों के समानांतर महासागर और महाद्वीप होते हैं, उनके समानांतर पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। जेफरीज महोदय ने इसके जो सबसे अच्छे उदाहरण हैं रोकीज और एंडीज पर्वत के रूप में इनके उदाहरण बताए कि यहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय जो भाग है उनके समानांतर रोकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जेफरीज ने अपने तापीय संकुचन के जो सिद्धांत हैं उसमें यह बताया कि पृथ्वी की जो परत होती है सेकेंडरी रूप में होती है और लगातार ये ठंडी होती हैं। ठंडी होने के कारण इसमें इन परतों में सिकुड़न आता है, लेकिन केंद्रीय जो भाग है जो कि सिद्धांत में बताता है कि 700 किलोमीटर की जो गहराई होती है उसके बाद में शीतलन की क्रिया नहीं होती है। तो जो मध्य भाग है यानी केंद्र का जो भाग है वो अप्रभावित होता है, इसमें आकार में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ऊपर की जो परतें होती है उनमें शीतलन और संकुचन की क्रिया होती है, जिसके कारण से ये जो परतें होती है नीचे बैठती हैं। तनाव की क्रिया, खिंचाव की क्रिया यहां संपादित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपर पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार सिद्धांत हमारे सामने हमने पढ़ा, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि परिभ्रमण की गति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण से पृथ्वी के ऊपर पर्वतों का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये खिंचाव और खिंचाव, तनाव, संकुचन पृथ्वी के हर एक भाग में संपन्न होता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के हर भाग पर पर्वतों का निर्माण होना चाहिए। लेकिन इस बात को जेफरीज महोदय ने अपने सिद्धांत में नहीं समझाया, क्योंकि यहां जेफरीज बताता है कि संकुचन,
तनाव और खिंचाव की क्रिया होती है, ताप का ह्रास होता है, तो वैज्ञानिक मानते हैं जब ताप में ह्रास होता है तो अधिक तापमान के कारण पृथ्वी की जो परतें होती हैं वो ठंडी नहीं हो सकती और इसके कारण से पर्वतों का निर्माण इस सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत में जेफरीज ने स्थलीय और जलीय जो भाग हैं उन भाग की उत्पत्ति को सही तरीके से नहीं समझा पाया, यानी हम इस सिद्धांत से स्थल और जल की जो उत्पत्ति होती है वो नहीं समझ सकते, क्योंकि आल्प्स और हिमालय पर्वत एशिया और यूरोप के दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में जेफरीज महोदय अपने सिद्धांत में जानकारी नहीं दी, क्योंकि पर्वतों का निर्माण पृथ्वी के ठंडे होने से होता है, तो पर्वतों का निर्माण सदैव क्यों नहीं होते, इसके बारे में भी जेफरीज महोदय ने अपने सिद्धांत में हमें जानकारी नहीं दी। तो इस प्रकार हमने आज जेफरीज का जो तापीय संकुचन सिद्धांत है, जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।